हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ रहे थे, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस थे। अपनी एक्सरसाइज 1.2 थी जो कि अपन ने पढ़ी थी। अभी इस क्लास में अपन द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है द्विआधारी संक्रिया? पहले इसका मतलब समझ लें कि इसे द्विआधारी या बाइनरी क्यों कहते हैं। आप लोगों ने कभी जोड़ किया है? हमने क्या किया, एक संख्या को एक संख्या से जोड़ा और रिजल्ट में हमें क्या मिला, एक संख्या मिली। अच्छा, अगर हम ऐसे जोड़ें तो यहां हम दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तब हमें तीसरी संख्या मिल रही है। यहां क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? यहां हम क्या कर रहे हैं? अब आपको लगेगा कि हम तीन संख्याओं को जोड़ रहे हैं। नहीं, असल में अपन क्या कर रहे हैं, अभी भी दो संख्याओं को ही जोड़ रहे हैं। पहले इनको जोड़ेंगे, फिर इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे, तब रिजल्ट मिलेगा। या फिर पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे और जो परिणाम आएगा, तो फाइनली हम क्या कर रहे हैं, एक बार में केवल दो अवयव ले रहे हैं और उनके बीच में ऑपरेट करा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तब जाके हमें तीसरा अवयव मिल रहा है। तो ये जो चीज है, ये क्या है, एक तरीके से द्विआधारी है, मतलब दो अवयव एक बार में लेके कोई काम किया जा रहा है। गणित की ज्यादातर जो संख्याएं होती हैं वो बाइनरी टाइप की होती हैं, जो अभी आपने पढ़ी, जैसे प्लस हो, माइनस हो। असल में जब हमें लगता है ना कि हम गुणा कर रहे हैं ऐसे करके, तो हम तीन लोगों का नहीं, तीन चीजों का नहीं कर रहे होते, हम दो के बीच में ही ऑपरेट कराते हैं, जिसे अपन नॉर्मली बाइनरी या द्विआधार बोलते हैं। अब गणित में द्विआधारी संक्रिया का जो मतलब है वो थोड़ा वाइड है। ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया था कि द्विआधारी क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इसमें एक बार में दो अवयव लिए जाएंगे और उनके बीच में कोई ऑपरेशन कराया जाएगा, परिणाम पे हमें कोई चीज मिलेगी, इसलिए इनको अपन नॉर्मली द्विआधारी बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं। अब परिभाषा क्या है इसकी? बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि सपोज करो अपने पास ऐसे एक समुच्चय है। कैसा समुच्चय? अरिक्त। अरिक्त का मतलब भरा हुआ समुच्चय है, और इसके हमने दो अवयव लिए और इन दोनों अवयवों के बीच में हमने क्या किया कि कोई संक्रिया कराई। संक्रिया प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, गुणा हो सकती है, भाग हो सकती है, यूनियन, सबट्रैक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन, या और भी गणित की जो संक्रिया उनमें से कोई सी भी, हमने कोई सी भी संक्रिया कराई और संक्रिया करा के हमें कोई अवयव मिला, और वो भी हमें क्या मिल गया, एस में मिल गया, मतलब इसी समुच्चय में मिल गया। तो ऐसे ऑपरेशंस, ऐसी संक्रिया कहलाती हैं द्विआधारी संक्रिया। किसमें? इस समुच्चय एस में, राइट। द्विआधारी संक्रियाओं को नॉर्मली अपन इससे, इससे या इस चिन्ह से दिखाते हैं। प्रतीक क्या होता है? ऐसे लिख दो, गोला बना के अंदर प्लस, ये एस्टेरिस्क बोला जाता है। ये अपना वही संयुक्त फलन वाला जिसे हम ओ की तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन है ये चिन्ह। तो इनके जरिए अपन द्विआधारी संक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। अपनी बुक में मैक्सिमम जगह ये वाला चिन्ह इस्तेमाल किया गया है। तो क्या है द्विआधारी संक्रिया? अगर किसी अरिक्त समुच्चय एस के किन्हीं दो अवयवों ए और बी के बीच कोई संक्रिया कराई जाए एस्टेरिस्क, और परिणाम तो है हमें जो अवयव मिले वो भी उसी समुच्चय एस में मिल जाए, तो ऐसी संक्रिया क्या कहलाती है? द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। ये गणितीय रूप हो गया द्विआधारी संक्रिया का। एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। असल में कोई द्विआधारी संक्रिया जो होती है वो क्या होती है? एस क्रॉस एस से एस में एक फलन होती है। ये जो हमारी द्विआधारी संक्रिया है, ये असल में क्या है? एस क्रॉस एस से एस में फलन। क्या होगा? दो अवयव लेंगे, एस क्रॉस एस मतलब कार्तीय गुणा हो रहा है दोनों समुच्चयों का। तो उस कार्तीय गुणन का हम कोई अवयव लें और उस अवयव के से दूसरे में, जैसे ये हमने साहब कार्तीय गुणन का अवयव ले लिया और इसका परिणाम मिल गया हमें P। अगर ऐसा हर एक अवयव के लिए हो जाए, अपवाद नहीं हो, यहां लिख लो, प्रत्येक A बिलोंग टू S तथा B बिलोंग टू S के लिए, मतलब S के हर एक अवयव के लिए अगर संक्रिया कराने पे जो अवयव प्राप्त हो वो S में ही मिल जाए, तो ऐसी संक्रिया कहलाती है द्विआधारी संक्रिया। हर एक का मतलब यह है कि अपवाद नहीं होना चाहिए, पूरे के पूरे अवयवों के लिए ये चीज सही होनी चाहिए कि उनके बीच में हम संक्रिया कराएं तो हमें परिणाम से जो रिजल्ट मिले, जो परिणाम मिले, वो उसी समुच्चय में मौजूद होना चाहिए। अगर एक भी अवयव ऐसा हुआ या कोई भी दो अवयव ऐसे हुए जिनके लिए हमने संक्रिया कराई और उसी समुच्चय में नहीं मिला मान, तो फिर हम कहेंगे कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, राइट।
तो हर एक के लिए होना जरूरी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एस क्रॉस एस से मतलब एस के कार्तीय गुणन से एस में ही एक फलन हो जाएगा। तो हम द्विआधारी संक्रिया को ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि किसी अरिक्त समुच्चय एस पर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया एक एस क्रॉस एस से एस में परिभाषित एक फलन होती है, जिसके अंतर्गत एस क्रॉस एस मतलब इसका प्रत्येक अवयव एस के ही किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित हो जाता है। राइट, चलिए ये तो हुई द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा। नेक्स्ट अपन चलते हैं द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार, टाइप कितने होते हैं। सबसे पहले आएगी, चलिए अपन यहां लिख लेते हैं, पहला काम किया अपन ने परिभाषा, दूसरा काम प्रकार। प्रकार में क्रम विनिमेय, साहचर्य, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। इन चार चीजों के बारे में बात करनी है, प्रकार कह लो या इसके गुण कह लो एक तरीके से, द्विआधारी संक्रियाओं के गुण। पहला क्या गुण है, क्रम विनिमेयता। देखिए आप लोगों ने कभी गुणा किया है, 2 का गुणा 3 के साथ करें 5 आता है, या 3 का गुणा 2 से करें 5 आता है, सॉरी 6 आता है। राइट, 2 और 3 का गुणा किया 6 आया, 3 और 2 का गुणा किया 6 आया, तो इसमें क्रम की कोई वैल्यू नहीं हुई। तो ये जो संक्रिया है गुणा, ये कैसी हुई, क्रम विनिमेय हुई। अब ऐसा हमेशा तो सही होता नहीं है, प्लस के लिए सही हो जाएगा, गुणा के लिए सही हो जाएगा, लेकिन माइनस के केस में ये चीज सही नहीं होगी। राइट, यहां क्रम विनिमेयता कार्य नहीं कर रही है। तो ऐसे ही द्विआधारी संक्रियाओं के केस में भी होता है, सभी द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमेय नहीं होती हैं, लेकिन जो हैं उनको कहते हैं हम क्रम विनिमेय द्विआधारी संक्रिया। कंडीशन क्या होनी चाहिए, यदि A बिलोंग टू S तथा B बिलोंग टू S के लिए, यदि प्रत्येक A बिलोंग टू S तथा B बिलोंग टू S के लिए A एस्ट्रिक B बराबर B एस्ट्रिक A हो, तो एस्ट्रिक को क्रम विनिमेय द्विआधारी संक्रिया बोला जाता है। दोबारा समझ लीजिए, अगर एस के हर एक अवयव के लिए ए एस्ट्रिक बी और बी एस्ट्रिक ए आए, तो ऐसी संक्रिया क्या कहलाएगी, क्रम विनिमेय द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। बाद में मैं अभी एग्जांपल से सारे चीजों को आपको एक एक करके क्लियर करूंगा, परिभाषा को भी समझाऊंगा, क्रम विनिमेयता को भी, साहचर्यता को भी, तत्समक अवयव को भी और प्रतिलोम अवयव को भी। पहले एक बार सबको समझ लें ब्रीफ में। चलिए दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, साहचर्यता। देखिए, अगर एस के हम 3 अवयव लें, ए बी और सी, इनके लिए अगर ये दोनों चीजें बराबर हो जाएं, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर किसके हो जाए, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी के, ये कोष्टक की कोई वैल्यू नहीं रहे, तो ऐसी जो संक्रिया होती है वो कहलाती है साहचर्य द्विआधारी संक्रिया। क्रम विनिमेयता के लिए हमें एस के 2 अवयव लेने पड़ते हैं, साहचर्यता के लिए हमें एस के 3 अवयव लेने पड़ते हैं। अब जो तीसरी चीज आती है वो आती है अपनी तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। सपोज करो जो एस्ट्रिक क्या है, अपनी एक द्विआधारी संक्रिया है, कैसी है, द्विआधारी संक्रिया है, और इस एस्ट्रिक के अंतर्गत ए और स्मॉल ई, ये 2 अवयव, एस के 2 अवयव किस तरीके से हैं कि ए एस्ट्रिक ई बराबर ई एस्ट्रिक ए बराबर स्मॉल ए,
तो ये जो अवयव ई है ये कहलाता है इस द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। अगर किसी द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत एस के किसी अवयव के लिए ऐसा कोई अवयव मौजूद हो कि हम उसके साथ उस द्विआधारी संक्रिया को कराएं, चाहे किसी भी क्रम में कराएं और हमें परिणाम स्वरूप वही अवयव मिल जाए, तो ऐसी संक्रिया कहलाती है, सॉरी ऐसा अवयव कहलाता है तत्समक अवयव। राइट, चलिए अब चलते हैं चौथी चीज को। बहुत सिंपल टॉपिक है। चौथा जो अवयव है प्रतिलोम अवयव। ये क्या है भाई? सपोज करो ए और बी, देखिए हमने क्रमविनिमेयता की, जब हमने द्विआधारी संक्रिया की बात की, परिभाषा की, तो हमने ये कहा कि जो हमने समुच्चय लिया है एस की जगह कोई सा भी हो सकता है, एन हो सकता है, जेड हो सकता है, क्यू हो सकता है, एक हमने प्रतीक के रूप में लिया है। जब हम एस की बात कर रहे हैं तो एस के जितने भी अवयव हैं उन सभी के लिए जब हम उनके किन्हीं दो अवयवों के बीच में संक्रिया कराएं तो रिजल्ट के रूप में हमें जो अवयव मिले वो एस में ही मौजूद होना चाहिए हर एक अवयव के लिए, तब वो संक्रिया कहलाती है द्विआधारी संक्रिया। अदरवाइज अगर एक भी अवयव कोई से भी दो अवयव हमें ऐसे मिल गए जिनके लिए ये चीज सत्य नहीं हुई या हमने उनके बीच में संक्रिया कराई और अवयव हमें जाके कहां मिला उस चीज से बाहर, तो फिर वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होती है। तो यहां भी प्रत्येक की कंडीशन है, मतलब एस का हर एक अवयव के लिए चीज सही होनी चाहिए। क्रमविनिमेयता के केस में भी ऐसा ही था। अगर हम समुच्चय ले रहे हैं एस, उसके हम सारे दो अवयवों के लिए, जितने भी अवयव हैं उनमें से किन्हीं दो अवयवों के लिए, सारे प्रत्येक अवयव के लिए कंडीशन क्या पूरी होनी चाहिए? ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर कोई से भी दो अवयव हमने ऐसे ढूंढ दिए कि जिनके लिए ए एस्ट्रिक बी और बी एस्ट्रिक ए, मतलब उन अवयवों के लिए क्रम पलट के वैल्यू बराबर नहीं आई, तो फिर वो क्रमविनिमेय नहीं होगी। राइट, तो हमें क्या करना है? सभी अवयवों के लिए सिद्ध करना है। साहचर्यता के लिए भी हमें यही काम करना है। कोई से भी तीन अवयव लेने हैं और उनके लिए इस चीज को सही सिद्ध करना है। अगर हमने कोई से भी तीन अवयव ऐसे ढूंढ दिए जिनके लिए ये चीज बराबर नहीं है, तो फिर वो साहचर्य भी नहीं है। तत्समक अवयव के केस में भी ऐसा ही है। सभी अवयवों के लिए, मतलब एस के सभी अवयवों के लिए ये चीज सही होनी चाहिए। उस एलिमेंट ई के लिए जो तत्समक अवयव है उसके साथ हम एस के किसी भी अवयव की संक्रिया कराएं तो परिणाम स्वरूप हमें वही अवयव मिलना चाहिए। अगर हमने एक भी ऐसा अपवाद ढूंढ के बता दिया जिसके लिए वो ये चीज सही नहीं हुई, तो फिर उसका तत्समक अवयव भी नहीं है। अब ये चीज मैंने रिपीट क्यों की? इसलिए की कि प्रतिलोम अवयव के केस में ये कंडीशन नहीं है। बाकी सब में हम एस के हर एक अवयव को लेके चल रहे हैं, हमें ये कंडीशन डाल रहे हैं कि एस के हर एक अवयव के लिए ऐसा होना चाहिए। एस के हर एक अवयव के लिए ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, तभी कहलाएंगे। लेकिन प्रतिलोम के केस में ऐसा नहीं है। इसके में हम कोई से भी दो अवयव ले सकते हैं। हो सकता है किसी अवयव का प्रतिलोम हो सकता है नहीं भी हो। हर एक अवयव का प्रतिलोम होना आवश्यक नहीं। राइट, हमने क्या किया? एस के कोई से भी दो अवयव लिए और इनके बीच में ये संक्रिया करा दी। जो यहाँ एस्ट्रिक है, सवाल के अकॉर्डिंग या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, या यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, संयुक्त फलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सवाल के अकॉर्डिंग। यहां हमने इसको प्रतीक के रूप में एस्ट्रिक लिख रखा है। तो हमने क्या किया? एस के कोई से दो अवयव लिए, इनके लिए हमने संक्रिया कराई ए एस्ट्रिक बी, और रिजल्ट के फलस्वरूप हमें तत्समक अवयव मिल गया। क्या मिल गया? उस संक्रिया का तत्समक अवयव मिल गया। तो ए और बी ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव। बी को क्या कहा जाएगा? ए का प्रतिलोम, और इसे किससे दर्शाया जाएगा? ए इनवर्स से। ये घात नहीं है, प्रतीक है। ए के प्रतिलोम को क्या कहा जाएगा? ए इनवर्स। राइट, और ऐसा हो सकता है कि समुच्चय में जो हम एस ले रहे हैं समुच्चय, उसमें कुछ अवयव ऐसे हो जिनका कोई प्रतिलोम नहीं हो, कुछ अवयव ऐसे हो जिनका प्रतिलोम हो। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होना आवश्यक नहीं। राइट, केवल इसके अकेले के केस में।
बाकी सबके लिए एस के हर एक अवयव की कंडीशन है। तो एस के प्रत्येक अवयव के लिए कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी हमारा अभीष्ट गुण पूरा होगा। द्विआधारी संक्रिया तभी कहलाएगी जब एस का हर एक दो अवयवों के बीच में संक्रिया कराएं, परिणाम एस में मिले। क्रम विनिमय तब होगी जब सभी दो अवयवों के बीच में ये कंडीशन पूरी हो जाए। साक्षर तब होगी जब सभी तीन अवयवों के बीच में ये कंडीशन पूरी हो जाए। और तत्समक अवयव तब होगा जब हर एक अवयव के लिए ये कंडीशन पूरी हो जाए। लेकिन प्रतिलोम फलन अवयव के केस में ऐसा नहीं है। किसी अवयव का प्रतिलोम हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता। राइट, चलिए ये तो हो गए अपने प्रतिलोम अवयव। दो प्रमेय हैं इसकी, उनकी भी बात कर लेते हैं। प्रमेय क्या है? एक है अपनी प्रमेय 1.8 तत्समक अवयव के रिगार्डिंग है। इसका जो संबंध है वो तत्समक अवयव से है। इस प्रमेय का ये कहना है कि यदि किसी समुच्चय के में कोई द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है और उस द्विआधारी संक्रिया का कोई तत्समक अवयव विद्यमान है, तो वो तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ये हमारी प्रमेय है। यदि किसी समुच्चय पर परिभाषित किसी द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है, तो वह अद्वितीय होता है। ये हमारी प्रमेय है, तत्समक अवयव से संबंधित है। प्रूफ देख लेते हैं अपन। पहले मतलब समझ लो ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाह रहा है कि किसी समुच्चय पे कोई संक्रिया परिभाषित है और वो कैसी है? द्विआधारी है, और उसका कोई तत्समक अवयव भी विद्यमान है, तो वो कैसा होगा? अद्वितीय होगा। एक से ज्यादा तत्समक अवयव नहीं हो सकते किसी संक्रिया के लिए, ये कहना है इसका। मान लिया हमने क्या किया कि ये मेरा समुच्चय है एस, और इस पर ये मेरी एक द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। मैंने मान लिया ये कैसी है? द्विआधारी संक्रिया। और मैंने ये मान लिया कि E बिलोंग टू S तथा E डैश बिलोंग टू S इस द्विआधारी संक्रिया के दो तत्समक अवयव है, माना है ये। राइट, मैंने क्या मान लिया कि ये दोनों ही अवयव कैसे हैं? इसके तत्समक अवयव है। अब मुझे ये सिद्ध करना है कि असल में ये दो अवयव ना होके ये एक ही अवयव है, ये प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। हम जानते हैं तत्समक अवयव की कंडीशन क्या होती है कि उसके साथ हम किसी भी अवयव की संक्रिया कराएं तो परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है? वही अवयव मिलता है। अब देखिए E जो है, चूंकि E बिलोंग टू S है, हमें पता है E S का अवयव है, तथा E डैश एस्ट्रिक का तत्समक अवयव है, ये भी हमें पता है। हमने मान रखा है कि E डैश क्या है? तत्समक अवयव है। तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा? इसका मतलब ये निकल के आएगा, यहां एक ही जगह क्या हो गया है? E हो गया है। राइट, तो क्या आ जाएगा? एक ही जगह E लिखिए और परिणाम स्वरूप हमें क्या मिल जाएगा? E। तत्समक अवयव कितना है? E डैश। ए का मान, चलिए मैं दोबारा बता देता हूं। कंडीशन ये होती है हमारी, अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए की जगह अपना कितना है? E, और तत्समक अवयव E डैश है, तो क्या होगा? यहां ए की जगह आ जाएगा E और E की जगह आ जाएगा E डैश। फाइनली क्या आएगा? E, यही आएगा। इस चीज को अपन यहां लिख देते हैं, E एस्ट्रिक E डैश बराबर E डैश एस्ट्रिक E बराबर E। राइट, एक बार फिर से चलिए, चूंकि E डैश बिलोंग टू S हम पहले ही मान चुके हैं, S में मौजूद है,
तथा ई क्या है, हमने माना हुआ है कि ई तत्समक अवयव है। इसका मतलब क्या निकल के आएगा, अब की बार चीजें बदल जाएंगी। ए की वैल्यू क्या हो गई, हमने अवयव क्या लिया ई डैश, और तत्समक अवयव क्या लिया ई। तो अब कहानी क्या निकल के आएगी, देखो ए की जगह तो आ जाएगा ई डैश, और ये निकल के आ जाएगा, राइट। तो इस चीज को यहां लिख लीजिए, ई एस्ट्रिक ई डैश, ये। अब देखिए भाई, ये और ये चीज एक है, सही है ना। इस तो समीकरण एक में ये जो चीज है ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये और ये दोनों कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। ऐसे ही ये चीज और ये चीज एक ही है, राइट। तो समीकरण एक और दो से फाइनली क्या आएगा, ई बराबर ई डैश आएगा। इसका मतलब असल में ये दो तत्समक अवयव नहीं होंगे, एक ही तत्समक अवयव होगा, राइट। यही हमारी यह प्रमेय कहती है। एक और प्रमेय है 1.9, ये प्रतिलोम अवयव से संबंधित है। जो हमारी प्रमेय 1.8 है, ये एक और चीज भी बताती है हमें कि किसी भी तत्समक अवयव की संक्रिया यदि हम तत्समक अवयव से कराते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें तत्समक अवयव ही प्राप्त होता है। ये प्रमेय 1.8 है, देख रहे थे अपन, इन दो तत्समक अवयवों की हम संक्रिया करा जो कि एक ही थे, तो क्या मिल रहा था, तत्समक अवयव ही मिल रहा था। तो प्रमेय 1.8 ये भी कहती है। चलिए 1.9 प्रमेय की तरफ चलते हैं। 1.9 प्रमेय जो है वो अपनी ये है कि किसी साहचर्य द्वयाधारी संक्रिया के सापेक्ष किसी साहचर्य सापेक्ष किसी व्युत्क्रमणीय अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। ये हमारी प्रमेय 1.9 है। इसे 1.9 इसलिए कह रहे हैं, पहले चैप्टर की नवी प्रमेय है, इसलिए इसका मतलब भी समझ लीजिए ये क्या कहना चाह रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर किसी अरिक्त समुच्चय S के दो अवयव इस तरीके से हो कि हम उनके बीच में कोई संक्रिया कराएं, द्वयाधारी संक्रिया, और हमें उस द्वयाधारी संक्रिया का तत्समक अवयव मिल जाए, क्या मिल जाए, तत्समक अवयव मिल जाए, तो ये जो अवयव है B, ये कहलाता है A का प्रतिलोम, और इसे दर्शाया जाता है A इनवर्स से। ऐसा S के कुछ अवयवों के लिए हो सकता है, कुछ के लिए नहीं भी हो सकता। और ये जो दोनों अवयव हैं A और B, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। A और B क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव। दोनों को, A और B को क्या कहते हैं, A का व्युत्क्रम B और B का व्युत्क्रम A, ये कहलाते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। या ये मान लो कि जिसका इनवर्स मौजूद होता है, जिसका प्रतिलोम अवयव मौजूद होता है, ये प्रतिलोम अवयव की तो थ्योरी है, तो इस A को हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे, राइट। क्या लिखते हैं इसे अपन, या A क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा व्युत्क्रमणीय अवयव। वो अवयव जिसका प्रतिलोम मौजूद है उसे कहा जाता है व्युत्क्रमणीय अवयव, राइट। एक और चीज समझिए, प्रतिलोम अवयव से ही इस प्रमेय को बाद में देखेंगे। दूसरी क्या चीज है, हाँ भाई, हमें पता है कि ई किस में मौजूद होता है,
ई क्या है? ई तत्समक अवयव है किसी द्विआधारी संक्रिया का, और एस में मौजूद होता है उसी समुच्चय मौजूद होता है जिसको हमने द्विआधारी संक्रिया परिभाषित की है। अब जरा मुझे बताइएगा कि अगर मैं अवयव के रूप में भी ई लूं और इसकी तत्समक अवयव से संक्रिया कराऊं, परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा? ई मिलेगा। इसका मतलब ई का प्रतिलोम अवयव स्मॉल ई होगा, यही मतलब है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी द्विआधारी संक्रिया का कोई तत्समक अवयव मौजूद है तो उस द्विआधारी संक्रिया के लिए कम से कम एक अवयव का प्रतिलोम अवयव जरूर मौजूद होगा, और किसका? उसी तत्समक अवयव का, और वो स्वयं खुद वही अवयव होगा। तो हर एक द्विआधारी संक्रिया का एक प्रतिलोम अवयव तो होता है, उसमें हर एक कम से कम एक अवयव का प्रतिलोम तो जरूर होता है। किसका? तत्समक अवयव का, और वो क्या होता है? खुद वही तत्समक अवयव होता है, चाहे बाकी और अवयवों का है या नहीं है, लेकिन खुद का जरूर होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट हैं। पहला नोट मैंने अभी बताया था आपको, ये कि अगर किसी एस के किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव मौजूद है तो उसे कहा जाता है व्युत्क्रमणीय अवयव। ये है, तो ए को हम क्या कहेंगे? व्युत्क्रमणीय अवयव। दूसरा जो नोट है वो मेरा क्या है? दूसरा नोट ये है कि अगर एस्ट्रिक एक द्विआधारी संक्रिया है और जिस समुच्चय पर यह परिभाषित है ई उसका तत्समक अवयव है उस संक्रिया का, तो जब हम ई के साथ इस संक्रिया को कराएंगे तो परिणाम स्वरूप हमें ई मिलेगा। अतः तत्समक अवयव का प्रतिलोम अवयव स्वयं तत्समक अवयव होता है। ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अब आ जाते हैं वापस अपन अपनी प्रमेय। प्रमेय अपनी जो थी वो ये है, किसी साचर द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष किसी व्युत्क्रमणीय अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। मतलब यह है कि अगर किसी समुच्चय पर कोई साचर द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है और उसके किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव मौजूद है तो वो अवयव कहलाएगा व्युत्क्रमणीय अवयव, और उसका जो प्रतिलोम होगा वो कैसा होगा? अद्वितीय होगा। हमने मान लिया कि साहब इसका प्रूफ देख लीजिए। चलो, हमने मान लिया एस हमारा एक अरिक्त समुच्चय और इस पर ये द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। कौन सी? एस्ट्रिक। और कैसी है ये? साचर है। साचर द्विआधारी संक्रिया, इसका मतलब इस एस के प्रत्येक 3 अवयवों के लिए कौन सी कंडीशन सही होगी? ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर, यही सही होगी। भाई साचर के लिए होना जरूरी है, हर एक 3 अवयवों के लिए। चलो इसको दे लो 1 नंबर। राइट। अब आ जाओ, हम ये कह रहे हैं साहब कि जो हमारा ए है ये हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव है। कैसा है? हमने ये मान लिया कि जो हमारा ये समुच्चय ए बिलोंग टू ऐसा, ये कैसा है? व्युत्क्रमणीय अवयव है। राइट। और बी और सी इसके प्रतिलोम अवयव है। राइट। हमने ये मान लिया कि बी और सी क्या है? इसके प्रतिलोम है। हमें ये सिद्ध करना है कि बी और सी असल में अलग अलग नहीं, एक ही अवयव। चलिए, अगर बी और सी इसके प्रतिलोम है तो ए एस्ट्रिक बी बराबर क्या होगा? भाई बी जो है वो ए का प्रतिलोम है, इसका मतलब ए एस्ट्रिक बी बराबर ई होगा। और ए एस्ट्रिक सी बराबर क्या होगा? सी ए का प्रतिलोम है, इसलिए ए एस्ट्रिक सी बराबर भी ई होगा, मतलब तत्समक अवयव होगा। चलिए अब हम इसकी एलएचएस ले लेते हैं। इसकी देखिए,
यहाँ हमें थोड़ी सी अपनी संक्रिया चेंज करनी पड़ेगी, या यहाँ अवयवों को चेंज करना पड़ेगा। हमने क्या लिखा था, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, यही संक्रिया लिखी थी 1 नंबर। यहाँ हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ए और सी के प्रतिलोम, मतलब बी कॉमन होना चाहिए। हमने बी को मान लिया व्युत्क्रमणीय अवयव और ए और सी को मान लिया है प्रतिलोम अवयव। उससे क्या होगा, बी एस्ट्रिक ए बराबर ई और बी एस्ट्रिक सी बराबर ई, यही आएगा भाई। सिंपल सी बात है, थ्योरी हमने पढ़ी है कि अगर बी एस्ट्रिक ए बराबर सी ई है तो इसके बराबर भी ई ही होगा, राइट। इसे 2 नंबर। चलिए इसकी एलएचएस लीजिए। ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, ये है मेरी कंडीशन। बी एस्ट्रिक सी का मान कितना है, तत्समक अवयव ए एस्ट्रिक ई। और जब भी हम किसी द्विआधारी संक्रिया, एस पर परिभाषित किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव के साथ कोई संक्रिया कराते हैं तो हमारे परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, वही अवयव मिलता है। चलिए ये हो गया 4। अब हम ले लेते हैं आरएचएस को। आरएचएस है अपनी ये, राइट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई, कहां से, यहां से, और इसका मान कितना हो जाएगा, सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अवयव का, एस के किसी भी अवयव का अगर हम उसके तत्समक अवयव से संक्रिया कराएंगे तो हमें परिणाम स्वरूप वही अवयव प्राप्त होगा, राइट। और समीकरण 1 के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब असल में बी के 2 प्रतिलोम अवयव नहीं होंगे, बी का एक ही प्रतिलोम अवयव होगा, चाहे उसे ए नाम दे लो चाहे सी नाम दे लो। उसे हम क्या कहेंगे, बी इनवर्स कहेंगे। क्लियर, ये गुणधर्म ये कहता है। बुक में किसी और तरीके से दे रखा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम वैसे ही अवयव लेंगे। हमने ये द्विआधारी संक्रिया की कंडीशन लिख ली है यहाँ पर, राइट। उसके बाद हमने क्या किया है, अपनी सुविधा के हिसाब से हमें इन चीजों के अवयव चाहिए, इसलिए हमने बी को मान लिया व्युत्क्रमणीय अवयव और ए और सी को ले लिया इसके प्रतिलोम अवयव। अब हम जानते हैं कि अगर ये दोनों व्युत्क्रमणीय, ए का प्रतिलोम बी है तो बी का प्रतिलोम भी ए होगा। इस चीज का प्रयोग करके हमने बी एस्ट्रिक ए बराबर ई लिखा है, फिर इसे ए एस्ट्रिक बी कर दिया है, राइट। तो और ऐसे ही बी का प्रतिलोम सी भी है, इसलिए बी एस्ट्रिक सी बराबर ई हो जाएगा। फिर हमने एलएचएस में वैल्यू रखी है, बी एस्ट्रिक सी की जगह ई, ए एस का अवयव है, ई तत्समक अवयव है किसका, इस द्विआधारी संक्रिया का। जब किसी अवयव की तत्समक अवयव से संक्रिया कराते हैं तो अवयव वापस मिलता है, ई मिल गया। आरएचएस ली, आरएचएस में ए एस्ट्रिक बी का मान कितना है, ई रख दिया, तत्समक अवयव की संक्रिया कराई किससे, सी से, तो इसका मतलब ई एस्ट्रिक सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी। और ये दोनों इस समीकरण से बराबर है, इसलिए ए और सी बराबर होंगे। इसका मतलब बी के जो प्रतिलोम है, जो हमने 2 माने असल में वो 2 ना होके 1 होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, एक ही होगा। तो किसी भी द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष किसी भी व्युत्क्रमणीय अवयव का प्रतिलोम जो होता है वो कैसा होता है, अद्वितीय होता है। क्या सवाल है, सबसे पहली चीज ये आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संक्रिया हमारी द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, राइट। तो देखिए, हमें ये बताना है कि ये इनमें द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। देखो पहचानते कैसे हैं, क्योंकि ए और बी ये दोनों ही एन में से बिलोंग कर रहे हैं, इन पे हम कौन सी संक्रिया परिभाषित कर रहे हैं, स्टेरिक।
हमें नाम नहीं पता है, कुछ भी हो सकती है, और हमें रिजल्ट के स्वरूप में क्या मिला, ए मिला, और ए हमारा किसका अवयव है, एन का अवयव हमने पहले ही ले रखा है, मतलब एन के दो अवयवों में संक्रिया कराई और रिजल्ट किस में मिला, एन में मिला, इसलिए द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर? दोबारा समझ लो, हमने दोनों ही अवयव एन में से लिए हैं और संक्रिया करा के जो रिजल्ट मिला है वो भी एन में मिला है, इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए भी देखिए, यहां दे रखा है अपन को a प्लस बी माइनस 3 और संक्रिया कराई है हमने इन दो में, ए एस्ट्रिक बी में। हमसे पूछ रहा है क्या ये एन में द्विआधारी संक्रिया है। अब देखिए जरा, हमने परिभाषा में पढ़ा है कि जिस समुच्चय के लिए हम बात कर रहे हैं उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए जब हम उन दोनों अवयवों में संक्रिया कराएं तो वो चीज सही आनी चाहिए, वो किसमें आनी चाहिए, एन में आनी चाहिए। ए बराबर यहां लो बी 0 और बी बराबर ले लो ए, मैं कॉमन सी चीज ले रहा हूं, इनमें जरा संक्रिया कराना 0 एस्ट्रिक 1 बराबर। संक्रिया हमारी क्या है, इन दोनों अवयवों को हमें जोड़ना है और फिर इनमें से 3 घटा देने हैं, परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, राइट। ये दोनों, सॉरी एन में तो होता ही नहीं है, 0 तो एन में होता ही नहीं है, एन के अवयव तो लेने पड़ेंगे। लीजिए, परिणाम स्वरूप हमें क्या मिला, 0 मिला। मैंने एन के ये दो अवयव ले लिए, 1 और 2, और इनके बीच में संक्रिया कराई तो ए की जगह 1 लिख दिया, बी की जगह 2 लिख दिया, परिणाम क्या है 0। क्या ये 0 एन में मौजूद होता है, नहीं मौजूद होता। अब देखो, हमने एन के दो अवयव लिए और उनके बीच में संक्रिया कराई और जो रिजल्ट मिला वो एन में मौजूद नहीं है, इसका मतलब एस्ट्रिक एन में द्विआधारी संक्रिया भी क्लियर। अगर होगी तो संक्रिया, अगर द्विआधारी संक्रिया होगी तो उन अवयवों से जो परिणाम मिलेगा वो भी उसी समुच्चय में मौजूद होगा। अगर नहीं होगी तो हमें केवल एक एग्जाम्पल देना है जिससे हम ये सिद्ध कर सके कि देखिए भाई ये हमने लिया और रिजल्ट जो आया वो समुच्चय में नहीं आया तो वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। चलिए आगे और बाकी चीजों के बारे में बात कल करेंगे। ओके।